मैंने ब्योमकेश को बहुत कम अवसरों पर किसी पत्र को दूसरी बार पढ़ते देखा था। उस सुबह भी वह वही कर रहा था। बरामदे में बैठा वो एक छोटे से भूरे लिफाफे को बार बार उलट पलट कर देख रहा था। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या उसमें कोई पहेली लिखी है? उसने बिना मेरी ओर देखे उत्तर दिया, पहेली नहीं, एक झूठ लिखा है। मैंने पत्र हाथ में लिया। कागज साधारण था, स्याही भी सामान्य, लेकिन शब्द असामान्य थे। यदि सत्य देखना चाहते हैं तो 5 दिन के भीतर काली झील पहुंच जाइए। 6ठे दिन झील एक और आदमी को निगल जाएगी। नीचे कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा चिन्ह, एक गोल वृत्त जिसके बीच में सीधी रेखा बनी हुई थी। किसने भेजा है? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन जिसने भी भेजा है वह चाहता है कि मैं झील से डरूं। और तुम डरोगे? वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं पानी से नहीं, आदमी से डरता हूं। 2 दिन बाद हम कुमाऊं की पहाड़ियों की ओर जा रहे थे। बारिश अभी अभी थमी थी। सड़क के दोनों ओर देवदार के लंबे वृक्ष खड़े थे। बादल कभी घाटी में उतर आते तो कभी अचानक हट जाते। ड्राइवर ने सामने इशारा किया, साहब, वही है काली झील। मैंने पहली बार उसे देखा। झील बहुत बड़ी नहीं थी। उसका पानी अजीब तरह से गहरा दिखाई देता था। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां थीं। हवा बिल्कुल शांत थी, इतनी शांत कि अपनी सांस भी साफ सुनाई दे रही थी। झील से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। मुश्किल से 30 घर, पत्थर की दीवारें, स्लेट की छतें, और हर चेहरे पर एक अजीब सी झिझक। हमारे पहुंचते ही गांव का प्रधान धनराज बिष्ट हमारे स्वागत के लिए आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप ही ब्योमकेश बाबू हैं? जी, हमें मालूम था आप आएंगे। मैं चौंक पड़ा। आपको कैसे मालूम? धनराज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जिसने आपको पत्र भेजा उसी ने हमें भी खबर भेजी थी। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं था, मानो वह यही सुनने की प्रतीक्षा कर रहा हो। हम गांव के अतिथि गृह में पहुंचे ही थे कि बाहर अचानक शोर मच गया। लोग भागते हुए झील की ओर जा रहे थे। एक लड़का हांफता हुआ अंदर आया। प्रधान जी, झील के किनारे एक आदमी पड़ा है। हम तुरंत वहां पहुंचे। झील के किनारे एक लगभग 55 वर्ष का व्यक्ति औंधे मुंह पड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, लेकिन एक विचित्र बात ने मेरा ध्यान खींचा। उसके जूते बिल्कुल साफ थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कीचड़ से होकर झील तक आया हो। ब्योमकेश घुटनों के बल बैठ गया। उसने नाड़ी देखी, फिर धीरे से कहा, मर चुके हैं। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। मिट्टी गीली थी, लेकिन उस आदमी के पैरों के निशान वहां थे ही नहीं, मानो वह चलकर नहीं, सीधे वहीं रख दिया गया हो। तभी ब्योमकेश ने मृतक की कोट की जेब टटोली। उसमें केवल 3 चीजें थीं। एक पुरानी पीतल की चाबी, जो किसी साधारण ताले की नहीं लगती थी। एक छोटी सी नोटबुक, जिसके लगभग सभी पन्ने फाड़ दिए गए थे, और आखिरी पन्ने पर केवल एक वाक्य लिखा था, झील झूठ नहीं बोलती, लोग बोलते हैं। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या यही वह आदमी है जिसका जिक्र पत्र में था? ब्योमकेश ने उत्तर नहीं दिया। वह उस भीगे हुए पत्र को देख रहा था जो मृतक की जेब में रखा था। फिर उसने वह पत्र मेरी ओर बढ़ाया। मैंने उसे छुआ और अगले ही क्षण मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अजीत, उसने शांत स्वर में कहा, तुमने कुछ देखा? मैंने कहा, क्या? ब्योमकेश बोला, इस आदमी के सारे कपड़े भीगे हैं, लेकिन उसकी जेब में रखा यह कागज बिल्कुल सूखा है। मैंने एक बार फिर पत्र को देखा। वह सचमुच बिल्कुल सूखा था, और उसी क्षण मुझे समझ में आ गया कि यह मृत्यु जितनी दिखाई दे रही थी, उससे कहीं अधिक विचित्र थी। झील के किनारे भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई कह रहा था, झील ने फिर एक आदमी ले लिया। कोई फुसफुसाया,
मैंने कहा था ना, इस वर्ष फिर वही होगा। ब्योमकेश ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। वह मृतक के जूतों को ध्यान से देख रहा था। कुछ क्षण बाद उसने मेरी ओर देखा। अजीत, जरा इधर आओ। मैं उसके पास बैठ गया। उसने जूते की एड़ी पर उंगली रखी। क्या दिख रहा है? मैंने गौर से देखा। जूते बिल्कुल चमक रहे थे, यहां तक कि तलवों की खांचों में भी कीचड़ नहीं भरी थी। मैंने कहा, जूते साफ हैं। ब्योमकेश ने सिर हिलाया। सिर्फ साफ नहीं, इन्हें साफ किया गया है। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। रात भर बारिश हुई थी। झील तक आने वाला रास्ता पूरी तरह कीचड़ से भरा था। गांव वालों के पैरों के निशान हर जगह दिखाई दे रहे थे, लेकिन मृतक के एक भी नहीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, यानी इसे कोई यहां लाया है? हां, और बड़ी सावधानी से लाया है। इतने में गांव का प्रधान धनराज बिष्ट हमारे पास आया। साहब, पुलिस को खबर भेज दी है। ब्योमकेश ने पूछा, मृतक को पहचानते हो? धनराज ने शव की ओर देखा, फिर एकदम चौंक गया। अरे, ये तो प्रोफेसर अरविंद सक्सेना है। आप जानते थे इन्हें? हां, पिछले 3 दिनों से गांव में ही ठहरे थे। क्यों आए थे? पुराने इतिहास का अध्ययन करने। इतने में एक दुबला पतला युवक आगे आया। उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम विवेक है। मैं प्रोफेसर साहब का सहायक हूं। उसकी आंखें लाल थीं, लगता था पूरी रात जागा था। ब्योमकेश ने पूछा, आखिरी बार उन्हें कब देखा था? कल शाम लगभग 7 बजे। कहां? अतिथि गृह में। फिर? उन्होंने कहा कि वे अकेले टहलने जा रहे हैं। ब्योमकेश ने बिना भाव बदले पूछा, क्या वे तैरना जानते थे? विवेक ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, उन्हें पानी से डर लगता था। मैंने सोचा, जो आदमी पानी से डरता हो वह रात में अकेला झील तक क्यों जाएगा? उसी समय पुलिस भी पहुंच गई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत ने शव देखा। फिर बोले, लगता है पैर फिसल गया होगा। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह दुर्घटना नहीं है। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्यों? ब्योमकेश ने झील की ओर इशारा किया। यदि कोई आदमी यहां तक पैदल आया होता तो उसके पैरों के निशान अवश्य होते, और यदि पानी से बाहर निकला होता तो घास दिखती, लेकिन यहां दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, तो आपकी राय में हत्या कहीं और हुई है? संभव है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा है। कौन सा? ब्योमकेश ने मृतक की जेब से निकली पीतल की चाबी उठाई। इतिहास का प्रोफेसर अपने साथ ऐसी चाबी क्यों रखेगा जो किसी आधुनिक ताले की नहीं है? हमने उसी दिन प्रोफेसर का कमरा देखा। कमरा व्यवस्थित था, बिस्तर ठीक से लगा हुआ, मेज पर नक्शे फैले थे, कुछ पुरानी किताबें खुली पड़ी थीं, एक कैमरा और खिड़की के पास मिट्टी से सना हुआ एक लकड़ी का डंडा। मैंने पूछा, यह उनका था? विवेक बोला, नहीं, प्रोफेसर साहब कभी लाठी लेकर नहीं चलते थे। ब्योमकेश ने डंडा उठाया। उसके निचले हिस्से पर काली मिट्टी चिपकी थी, लेकिन ऊपर एक हल्की सी सफेद रेखा दिखाई दे रही थी। वह कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर बोला, अजीत, इस कमरे में किसी और का भी आना जाना था। कैसे? उसने डंडा मेरी ओर बढ़ा दिया। इससे पकड़ो। मैंने जैसे ही डंडा पकड़ा, मुझे वो असामान्य रूप से भारी लगा। इतना भारी क्यों है? ब्योमकेश ने कहा, क्योंकि यह केवल लकड़ी का डंडा नहीं है। उसने दोनों हाथों से उसका ऊपरी हिस्सा घुमाया। धीरे धीरे वो खुलने लगा। मैं विस्मित रह गया। डंडा भीतर से खोखला था। उसके अंदर सावधानी से मोड़ा हुआ एक पुराना नक्शा रखा था। नक्शे के ऊपरी कोने पर वही निशान बना था, एक गोल वृत्त जिसके बीच में सीधी रेखा थी। ब्योमकेश ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ कहा,
अब हमारी तलाश झील की नहीं, इस निशान की है। मैंने जीवन में अनेक पुराने नक्शे देखे थे, पर वैसा नक्शा कभी नहीं देखा। वह किसी गांव का नहीं था, न ही किसी जमीन का। उस पर केवल झील का आकार बना था। झील के उत्तरी किनारे पर लाल स्याही से एक छोटा सा गोला बनाया गया था। उसके पास केवल एक शब्द लिखा था, प्रवेश। मैंने पूछा, प्रवेश कहां? ब्योमकेश ने सिर हिलाया, यही तो पता लगाना है। नक्शे के नीचे एक तारीख लिखी थी, अगस्त 17, 1978। उसके ठीक नीचे एक नाम, जिसे जानबूझकर स्याही से मिटाया गया था, लेकिन आखिरी 2 अक्षर अब भी पढ़े जा सकते थे, नाथ। मैंने विवेक से पूछा, क्या प्रोफेसर साहब इस नक्शे के बारे में कुछ कहते थे? विवेक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, हां, कल दोपहर उन्होंने एक बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था, इतिहास कभी मिटता नहीं, लोग केवल रास्ता छिपा देते हैं। व्योमकेश अचानक खड़ा हो गया। चलो। कहां? झील के उत्तर वाले किनारे। लगभग आधे घंटे बाद हम वहां पहुंचे। यह हिस्सा गांव वालों के आने जाने वाले रास्ते से बिल्कुल अलग था। घने देवदार, बड़ी बड़ी चट्टानें और नीचे शांत पड़ा काला पानी। यहां हवा भी कुछ ठंडी लग रही थी। व्योमकेश नक्शे को बार बार चट्टानों से मिलाकर देख रहा था। फिर वह एक विशाल पत्थर के सामने जाकर रुक गया। उसने हाथ से उस पर जमी गाय हटाई। मैं भी पास पहुंचा। पत्थर पर वही चिन्ह उकेरा हुआ था, एक गोल वृत्त जिसके बीच में सीधी रेखा। यही निशान। मैं लगभग चिल्ला पड़ा। व्योमकेश ने धीरे से कहा, आवाज धीमी, जिसने प्रोफेसर को मारा है उसे शायद अब भी इस जगह की चिंता होगी। उसने पत्थर के चारों ओर घूमना शुरू किया। कुछ क्षण बाद वह झुक गया। चट्टान और जमीन के बीच मुश्किल से 4 इंच की दरार थी। वहां से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। मैंने हाथ लगाया। सचमुच अंदर से हवा निकल रही थी। यानी पीछे कोई खाली जगह है। व्योमकेश ने केवल इतना कहा। हां। हमने आसपास सूखी टहनियां हटाईं। तभी एक संकरी पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में उतर रही थी। मैंने अनायास पूछा, क्या ये कोई सुरंग है? व्योमकेश मुस्कुराया। कम से कम 100 वर्ष पुरानी। हम सावधानी से नीचे उतरने लगे। करीब 20 सीढ़ियों के बाद एक छोटा सा कक्ष मिला। पत्थर की दीवारें, नमी से भरी हवा और बीच में एक लोहे का संदूक। उस पर भारी जंग लगी थी। मैं उत्साहित होकर बोला, शायद यही वो ताला है। व्योमकेश ने जेब से वही पीतल की चाबी निकाली। चाबी बिल्कुल आसानी से ताले में घूम गई। धीरे धीरे ढक्कन खुला। मैंने सांस रोक ली, लेकिन संदूक खाली था। उसके भीतर केवल धूल थी और नीचे पड़ा एक मोड़ा हुआ कागज। व्योमकेश ने उसे उठाया। कागज पर केवल एक वाक्य लिखा था, तुम देर से आए प्रोफेसर। नीचे वही चिन्ह, गोल वृत्त और बीच की रेखा। मेरी रीढ़ में सिहरन नहीं, बल्कि एक अजीब बेचैनी दौड़ गई। इसका अर्थ साफ था। प्रोफेसर अरविंद सक्सेना इस सुरंग तक पहुंच चुके थे, लेकिन कोई उनसे पहले यहां आया था और संदूक खाली कर चुका था। तभी व्योमकेश की नजर जमीन पर पड़ी। पत्थर की धूल में जूतों के हल्के निशान बने थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। कुछ क्षण तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, 2 आदमी यहां आए थे। मैंने पूछा, कैसे? उसने उंगली से निशान दिखाया। एक के जूतों का तलवा नया है, दूसरे का घिसा हुआ, और दोनों में एक समान बात है। क्या? दोनों शहर के जूते हैं। गांव में कोई ऐसे जूते नहीं पहनता। हम सुरंग से बाहर निकले ही थे कि ऊपर से किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। व्योमकेश तुरंत चट्टान की ओट में खड़ा हो गया। मैंने भी सांस रोक ली। कुछ ही क्षण बाद एक आदमी उस पत्थर के पास आया।
उसने घबरा कर चारों ओर देखा। फिर उसने वही पत्थर दोबारा बंद करने की कोशिश की, लेकिन शायद उसे अंदाजा नहीं था कि हम दोनों उसी के पीछे खड़े थे। आदमी की पीठ हमारी ओर थी। उसने झुककर पत्थर को अपनी जगह खिसकाने की कोशिश की। उसकी हरकतों से साफ था उसे इस गुप्त रास्ते का पहले से पता था। व्योमकेश ने अचानक कहा, बहुत देर कर दी आपने। आदमी बुरी तरह चौंका। उसके हाथ से पत्थर छूट गया। वह तेजी से पलटा। लगभग 40 वर्ष की उम्र, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। कौन हैं आप? उसने कांपते स्वर में पूछा। व्योमकेश ने उत्तर दिया, यह प्रश्न मुझे पूछना चाहिए। कुछ क्षण तक वह आदमी चुप रहा, फिर बोला, मेरा नाम निखिल त्रिवेदी है। मैं पुरातत्व विभाग से हूं। उसने जेब से अपना पहचान पत्र निकालकर दिखाया। पहचान पत्र असली लग रहा था। आप यहां क्यों आए हैं? व्योमकेश ने पूछा। निखिल ने सुरंग की ओर देखा, फिर बोला, प्रोफेसर अरविंद सक्सेना ने 3 दिन पहले मुझे पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि उन्हें झील के नीचे एक ऐतिहासिक संरचना मिली है। जब मैं आज पहुंचा तो उनके मरने की खबर मिली। फिर सीधे यहां क्यों आए? निखिल ने बिना झिझके उत्तर दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि वे यहीं आने वाले थे। मैंने तुरंत पूछा, तुम्हें इस सुरंग का रास्ता किसने बताया? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्रोफेसर साहब ने। व्योमकेश ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या उन्होंने यह भी बताया था कि संदूक खाली मिलेगा? निखिल का चेहरा एकदम बदल गया। नहीं। तो तुमने पत्थर बंद करने की कोशिश क्यों की? निखिल के पास कोई उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा, मैं नहीं चाहता था कि कोई और यहां पहुंचे। व्योमकेश मुस्कुराया, दिलचस्प बात है। तुम्हें इतिहास बचाने की चिंता है, लेकिन पुलिस को इस जगह के बारे में बताने की नहीं। निखिल चुप रहा। उसकी चुप्पी किसी उत्तर से अधिक भारी थी। उसी समय व्योमकेश की नजर उसके जूतों पर गई। मैं समझ गया, वह फिर कुछ जोड़ रहा है। उसने धीरे से पूछा, तुम्हारे जूते नए हैं? जी, 2 दिन पहले खरीदे। व्योमकेश नीचे झुका, सुरंग के भीतर बने निशानों से जूतों का मिलान किया। फिर शांत स्वर में बोला, अजीत, इनके जूते उन निशानों से मेल नहीं खाते। मैंने राहत की सांस ली। यानी यह हत्यारे नहीं हैं? व्योमकेश ने सिर हिलाया। इतनी जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। यह हत्यारे हों या न हों, लेकिन इन्होंने हमसे एक झूठ जरूर बोला है। निखिल ने घबराकर पूछा, कौन सा झूठ? व्योमकेश ने कहा, तुमने कहा कि आज पहली बार यहां आए हो। हां। फिर तुम्हें यह कैसे पता था कि इस पत्थर को किस दिशा में धकेलने से रास्ता बंद होता है? निखिल के होंठ सूख गए। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि यह मामला केवल प्रोफेसर की हत्या का नहीं था। कम से कम 3 लोग इस सुरंग का रहस्य जानते थे। प्रोफेसर, निखिल और तीसरा, जिसने संदूक हमसे पहले खाली कर दिया था। उसी समय इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत का एक सिपाही दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह हाँफ रहा था, साहब, अभी अभी प्रोफेसर साहब के कमरे की फिर से तलाशी ली गई है। क्या मिला? एक कैमरे का रोल, जिसे किसी ने जलाने की कोशिश की थी। व्योमकेश की आंखों में चमक आ गई। तस्वीरें बची हैं? जी, कुछ फ्रेम सलामत है। व्योमकेश ने बिना एक क्षण गंवाए कहा, चलो अजीत, इस पूरे मामले में गवाह इंसान नहीं होंगे, तस्वीरें होंगी। और मुझे पहली बार लगा कि काली झील का मौन अब टूटने वाला है। अतिथि गृह पहुंचते पहुंचते शाम ढलने लगी थी। इंस्पेक्टर देवेंद्र रावत हमारे इंतजार में खड़े थे। उन्होंने मेज पर एक छोटा सा धातु का डिब्बा रखा। कैमरे का रोल बच गया। आधे से ज्यादा जल चुका था, लेकिन 5 तस्वीरें निकल आई हैं।
व्योमकेश ने बिना कुछ कहे तस्वीरें उठाईं। मैं भी उसके कंधे के पास आकर खड़ा हो गया। पहली तस्वीर झील की थी, दूसरी पुरानी सुरंग के प्रवेश द्वार की, तीसरी लोहे के संदूक की, चौथी तस्वीर देखते ही मैं रुक गया। उसमें प्रोफेसर अरविंद सक्सेना मुस्करा रहे थे। उनके साथ निखिल त्रिवेदी खड़ा था और दोनों के पीछे एक तीसरा आदमी भी दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा आधा पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। मैंने कहा, शायद कोई गांव वाला होगा। व्योमकेश ने तस्वीर वापस मेज पर रख दी। नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पैरों में चमड़े के लंबे ट्रेकिंग बूट हैं। गांव में ऐसा कोई जूता नहीं पहनता। मैंने पांचवीं तस्वीर उठाई। यह सबसे विचित्र थी। प्रोफेसर किसी चट्टान की ओर झुककर तस्वीर ले रहे थे और ठीक नीचे पत्थर पर खुदा वही चिन्ह दिखाई दे रहा था। गोल वृत्त, बीच में सीधी रेखा। लेकिन इस बार एक और चीज दिखाई दी। चिन्ह के नीचे बहुत हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था। मैं पढ़ नहीं पाया। व्योमकेश ने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या कोई आवर्धक शीशा है? कुछ ही देर में शीशा आ गया। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में पढ़ा, सन 1909। मैं चौंक पड़ा। यह तो बहुत पुराना है। व्योमकेश ने कहा, अजीत, यह चिन्ह किसी गुप्त संगठन का नहीं है या एक सर्वेक्षण का निशान है। मतलब ब्रिटिश काल में जब पहाड़ों का नक्शा बनाया जाता था तो ऐसे चिन्ह स्थायी माप बिंदुओं पर बनाए जाते थे। यानी यह सुरंग किसी खजाने के लिए नहीं बनाई गई थी। इसका कोई और उद्देश्य था। इतने में इंस्पेक्टर बोले, एक और बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने कागज व्योमकेश की ओर बढ़ाया। व्योमकेश ने पढ़ना शुरू किया। कुछ ही क्षण बाद उसने रिपोर्ट मुझे दे दी। मैंने पढ़ा, मृत्यु का कारण सिर पर किसी भारी वस्तु का प्रहार। मृत्यु का समय रात 8 से 9 बजे के बीच। फेफड़ों में पानी नहीं मिला। मैंने तुरंत कहा, तो वह डूबे ही नहीं थे? बिल्कुल, व्योमकेश बोला। प्रोफेसर की हत्या कहीं और हुई और शव बाद में झील के किनारे रखा गया। इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन क्यों? व्योमकेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि हत्यारा चाहता था कि लोग हत्या नहीं, झील की कहानी पर विश्वास करें। तभी उसकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंतिम पन्ने पर गई। वह अचानक रुक गया। उसने रिपोर्ट दोबारा पढ़ी, फिर मुझसे पूछा, अजीत, प्रोफेसर की घड़ी याद है? हां। किस हाथ में थी? मैंने सोचा, बाएं हाथ में। और चोट सिर के दाहिने हिस्से पर। व्योमकेश ने कुर्सी से उठते हुए कहा, यही तो गलती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया। कौन सी गलती? उसने धीरे से कहा, जो आदमी सामने से हमला करता है वह सामान्यतः दाहिने हाथ से वार करता है। ऐसे में चोट सिर के बाएं हिस्से पर होती, लेकिन यहां चोट दाहिनी ओर है। मैंने विस्मय से पूछा, यानी? व्योमकेश की आवाज पहले से भी धीमी हो गई। प्रोफेसर पर सामने से नहीं, पीछे से हमला किया गया था। वह कुछ क्षण रुका, फिर बोला, और जिसने हमला किया, प्रोफेसर उसे पहचानते थे। उस रात अतिथि गृह में किसी ने अधिक बात नहीं की। मैं जानता था कि व्योमकेश किसी निष्कर्ष के एक बहुत निकट पहुंच चुका है। वह मेज पर रखी 5 तस्वीरें बार बार देख रहा था। अचानक उसने चौथी तस्वीर उठाई और मेरी ओर बढ़ा दी। अजीत, इस तस्वीर में सबसे विचित्र बात क्या है? मैंने ध्यान से देखा। प्रोफेसर, निखिल और पीछे खड़ा तीसरा आदमी। मैंने कहा, तीसरा आदमी? व्योमकेश मुस्कुराया, नहीं। फिर तीनों की परछाइयां देखो। मैंने पहली बार तस्वीर की जमीन पर ध्यान दिया। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। प्रोफेसर और निखिल की परछाइयां एक ही दिशा में थीं, लेकिन पीछे खड़े आदमी की परछाई उनसे अलग दिशा में पड़ रही थी। मैं चौंक गया।
यह कैसे हो सकता है? व्योमकेश बोला। जब तक वह आदमी उसी समय वहां खड़ा न रहा हो। मैंने फिर तस्वीर देखी। मतलब यह तस्वीर बदली गई है? नहीं, उससे भी सरल बात है। कैमरा ट्राइपॉड पर था। पहले प्रोफेसर और निखिल की तस्वीर ली गई। फिर कुछ देर बाद उसी फ्रेम में तीसरा आदमी आकर खड़ा हुआ। यानी तस्वीर दो अलग अलग समय की है। मैंने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों करेगा कोई? व्योमकेश ने उत्तर दिया, ताकि बाद में यह साबित किया जा सके कि प्रोफेसर उससे मिले थे। अगली सुबह व्योमकेश ने गांव के सभी लोगों को फिर बुलवाया। इस बार केवल 4 लोग आए। प्रधान धनराज बिष्ट, निखिल त्रिवेदी, विवेक और इंस्पेक्टर रावत। व्योमकेश ने सबसे पहला प्रश्न विवेक से किया, प्रोफेसर के कमरे की चाबी किसके पास रहती थी? प्रोफेसर के पास। और मेरे पास। बस? जी। फिर उसने निखिल से पूछा, तुम कब पहुंचे थे? आज सुबह। पक्का? जी। व्योमकेश ने मेज पर रेलवे टिकट रख दिया। यह टिकट प्रोफेसर की किताब से मिला है। निखिल ने टिकट देखते ही चेहरा फेर लिया। व्योमकेश बोला, यह टिकट तुम्हारा है और इसकी तारीख 2 दिन पुरानी है। कमरे में सन्नाटा छा गया। निखिल ने धीमे स्वर में कहा, मैं 2 दिन पहले ही आ गया था। फिर झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई जाने। मैं भी उस सुरंग तक पहुंचा था। क्या संदूक तुमने खाली किया? नहीं, जब मैं पहुंचा वह पहले से खाली था। व्योमकेश ने सिर हिलाया। उसे जैसे यही उत्तर चाहिए था। अब वह विवेक की ओर मुड़ा। कल तुमने कहा था कि प्रोफेसर शाम 7 बजे अकेले निकले थे। जी, लेकिन रसोई वाले ने बताया कि तुम भी उनके साथ निकले थे। विवेक का चेहरा उतर गया। मैं थोड़ी दूर तक गया था। कितनी दूर? झील वाले रास्ते तक। व्योमकेश ने शांत स्वर में पूछा। या सुरंग तक? विवेक ने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं समझ गया। संदेह अब केवल 2 लोगों पर रह गया था, निखिल या विवेक। तभी व्योमकेश ने वह पीतल की चाबी मेज पर रख दी। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा झूठ इस चाबी ने पकड़ा है। इंस्पेक्टर ने पूछा, कैसे? व्योमकेश बोला, यह चाबी 100 साल पुराने संदूक की नहीं है। मैं चौंक पड़ा, लेकिन इससे तो ताला खुल गया था। हां, क्योंकि ताला नया लगाया गया था। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। व्योमकेश ने आगे कहा, किसी ने हाल ही में उस पुराने संदूक पर नया ताला लगाया, ताकि जो भी उसे खोले उसे लगे कि सब कुछ सदियों से वैसा ही है। यानी पूरी सुरंग को जानबूझकर एक रहस्य का रूप दिया गया। वह कुछ क्षण रुका, फिर धीरे धीरे बोला, अब मुझे केवल एक बात जाननी है। प्रोफेसर अरविंद सक्सेना ने संदूक में ऐसा क्या देखा था जिसके कारण उन्हें मरना पड़ा? और पहली बार मैंने देखा विवेक के माथे पर पसीने की एक बूंद चमक उठी। उस रात व्योमकेश ने मुझसे केवल एक ही बात कही, अजीत, कल सुबह इस कहानी का अंत हो जाएगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें हत्यारा मिल गया? उसने खिड़की से बाहर काली झील की ओर देखते हुए उत्तर दिया, हत्यारा नहीं, उसकी भूल मिल गई है। अगली सुबह पूरे गांव को झील के किनारे बुलाया गया। इंस्पेक्टर रावत, प्रधान धनराज, निखिल, विवेक और गांव के लगभग सभी लोग वहां उपस्थित थे। व्योमकेश कुछ क्षण तक शांत खड़ा रहा। फिर उसने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, आप लोग वर्षों से कहते आए हैं कि यह झील लोगों को निगल जाती है, लेकिन झील ने आज तक किसी को नहीं मारा। इस बार भी नहीं। उसने सीधे विवेक की ओर देखा। प्रोफेसर अरविंद सक्सेना की हत्या झील के किनारे नहीं हुई। विवेक ने तुरंत कहा, यह बात तो पोस्टमार्टम से भी साबित हो चुकी है।
हाँ, ब्योमकेश बोला, लेकिन तुम यह बात जरूरत से ज्यादा जल्दी मान गए। विवेक चुप रहा। ब्योमकेश ने अपनी जेब से 5वीं तस्वीर निकाली। इस तस्वीर में जो पत्थर दिख रहा है उसी के नीचे संदूक था। संदूक खाली मिला। क्यों? कोई उत्तर नहीं आया, क्योंकि प्रोफेसर उसे एक दिन पहले ही खोल चुके थे। भीड़ में हलचल हुई। उन्हें उसमें कोई खजाना नहीं मिला। उन्हें मिला का मूल सर्वेक्षण अभिलेख। मैं चौंक गया। अभिलेख? ब्योमकेश ने सिर हिलाया। हाँ, ब्रिटिश सर्वेक्षण के दस्तावेज, जिनसे साबित होता था कि जिस जमीन पर आज बिस्ट एस्टेट बना है वह कभी सरकारी संरक्षित भूमि थी। धनराज बिस्ट का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। प्रोफेसर ये रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले थे और उसके बाद कई करोड़ की जमीन पर कानूनी विवाद खड़ा हो जाता। इंस्पेक्टर रावत ने तुरंत पूछा, लेकिन इसका विवेक से क्या संबंध? ब्योमकेश ने बिना नजर हटाए कहा, सीधा संबंध। विवेक केवल उनका सहायक नहीं था, वह बिस्ट एस्टेट का कानूनी सलाहकार भी था। भीड़ से कई लोग एक साथ बोल पड़े। क्या? धनराज ने घबराकर विवेक की ओर देखा। विवेक की आंखें नीचे झुक गईं। ब्योमकेश बोला। प्रोफेसर ने जैसे ही दस्तावेज पढ़े उन्होंने विवेक को सब बता दिया। दोनों उसी शाम सुरंग तक गए। वहां बहस हुई। गुस्से में विवेक ने उसी भारी खोखले डंडे से उनके सिर पर वार कर दिया। मैं सन्न रह गया। प्रोफेसर वहीं मर गए। विवेक ने दस्तावेज निकाल लिए, संदूक पर नया ताला लगाया, फिर शव को रात में झील के किनारे लाकर रख दिया ताकि सबको लगे कि मौत का संबंध झील से है। इंस्पेक्टर ने पूछा, लेकिन सूखा हुआ पत्र? ब्योमकेश मुस्कुराया। यही सबसे सुंदर चाल थी। हत्या के बाद विवेक ने प्रोफेसर का भीगा हुआ कोट उतारा, पत्र निकाल लिया, उसे सुखाया, फिर सुबह शव पर दूसरा कोट पहनाकर वही पत्र जेब में रख दिया। उसे लगा कोई इस छोटी सी बात पर ध्यान नहीं देगा। मैंने कहा, और जूतों पर कीचड़ नहीं थी क्योंकि शव को उठाकर लाया गया था। बिल्कुल, ब्योमकेश बोला। अब उसने आखिरी बार विवेक की ओर देखा। तुमने कैमरे का रोल भी जलाया क्योंकि तुम्हें लगा कि उसमें सुरंग की तस्वीरें हैं, लेकिन एक तस्वीर बच गई और उसी ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया। विवेक ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी। मैंने उन्हें मारना नहीं चाहा था। उन्होंने कहा था कि सच छिपाना अपराध है, लेकिन अगर वो रिपोर्ट बाहर जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, सच कभी किसी को खत्म नहीं करता, उसे छिपाने की कोशिश जरूर कर देती है। इंस्पेक्टर रावत आगे बढ़े। उन्होंने विवेक को गिरफ्तार कर लिया। झील के ऊपर सुबह की धूप फैलने लगी थी। पानी बिल्कुल स्थिर था। मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम सही थे। झील ने झूठ नहीं बोला। ब्योमकेश हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपनी छड़ी उठाई और कहा, झील ने केवल वही दिखाया जो उसके किनारे लाकर रख दिया गया था। झूठ हमेशा पानी में नहीं, आदमी के मन में डूबता है। हम दोनों धीरे धीरे गांव की पगडंडी पर लौटने लगे। पीछे काली झील वैसी ही शांत थी, मानो वहां कभी कोई रहस्य था ही नहीं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप कोई कहानी सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी जरूर बताएं। और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।